जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप क्लासेस में। और जैसा कि इस चैनल पे अभी हम ग्रामीण परिवेश की जो लेखपाल की पोस्ट आई है उसमें ग्रामीण परिवेश का 25 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जिसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। और दूसरी जो वीडियो क्लासेस आज है जिसमें हम लोग जानेंगे कि गांव क्या होता है। और क्योंकि गांव ग्रामीण समाज में हम लोग इसके पूछा जाएगा, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि गांव क्या होता है। गांव जानने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने गांव की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि जो भारत है वो गांव में निवास करता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने गांव के बारे में परिभाषा दी गई। लेकिन यहाँ पर हम लोग गांव की परिभाषा अगर हम लोग कहते हैं तो जैसे किसी कहा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वह क्षेत्र कि जो किसी जनसंख्या या घनत्व के आधार पर एक जनसमूह को हम लोग निर्धारित किया जाता है, उसको हम लोग गांव कहते हैं। या जैसे कह देते हैं कि जैसे संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार यह कहा गया है कि किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या और आकार या घनत्व के आधार पर हम गांव को परिभाषित करते हैं। तो गांव की डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि गांव क्या होता है और गांव की परिभाषाएं क्या होती हैं। लेकिन गांव निर्धारित करने के लिए कुछ नियम और शर्तें ही होती हैं। ऐसे ही नियम को किसी भी जगह को गांव कह सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं, जो कि हैं पहला क्या है कि उसकी जो जनसंख्या है वो हमारी 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर जो गांव का एरिया होता है वहाँ पे वह देखते होंगे कि जनसंख्या बहुत कम होती है, और यानी उसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर तो जो लोगों का रहने का जो जनघनत्व है, मतलब कितने 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो उसकी जो क्राइटेरिया, दूसरा जो शर्त बनाई गई है वो 400 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 400 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में, मतलब घेरे में रहना चाहिए। तीसरी शर्त हमारी जो दी गई है कि वहाँ के जो व्यवसाय है, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें जो काम करने वाले जो पुरुष हैं, मतलब जो क्या नाम काम करते हैं खेतों में और या दूसरे क्या नाम चीज़ों में, तो उसमें जो खेतों में जो काम या गांव में करने वाले पुरुषों को जो उसकी संख्या जो है वह हमारी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो खेती से जुड़े हों, खेती से रिलेटेड काम होने चाहिए। उसी प्रकार हमारी जो ये इतनी जो 2-3 जो शर्तें बनाई गई हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि गांव क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गांव की विशेषताएं क्या होती हैं, जो क्या क्या हम लोग गांव की विशेषता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, कम घनत्व। इसमें कम घनत्व का जनसंख्या क्षेत्र होता है। इसको आप लोग चाहे तो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटे छोटे वीडियोस में आपको क्लियर करा दूँगा। तो उसमें कम घनत्व जनसंख्या क्षेत्र में ये कहा गया है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि गाँव में लोग जो होते हैं वो ज़्यादा एरिया में रहते हैं, लेकिन लोगों की जनसंख्या कम होती है। मतलब एक गाँव में आप देखते होंगे गाँव के लोगों का घर जो है इतना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग 4 से 5 लोग होते हैं, और दूसरा घर जो दूरी पर होता है। तो वहाँ पर जो होता है कि जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है। दूसरी क्या होती है कि गाँव की विशेषता क्या होती है, धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियाँ। मतलब आज भी लोग देखते हैं क्या नाम आज भी लोग देखते होंगे गाँव में लोग धर्म और जात प्रथा और रूढ़ियाँ जो उनकी परंपराएं पहले चली आ रही हैं उन पे वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी धर्म प्रथा और रूढ़ियों का महत्व, मतलब जैसे लोग पहले जो धर्म का आधार जो होता है वो लोग ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि शहर के लोग नहीं रखते, लेकिन उनकी जो प्रथाएं होती, जो प्रथा चली आ रही होती हैं, जो बुजुर्ग लोग मानते हैं, वो एक अपना अलग मतलब जैसे होता है उनकी सोच और उनके जो महत्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
ठीक है। तीसरी क्या होती है, सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो गांव के लिए होता है प्रकृति से निकटता। ज़्यादातर गांवों में लोग किसानी करते हैं, कृषि क्षेत्र, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है। जो यहाँ पर गांव में प्रकृति से निकटता इसलिए है क्योंकि वहाँ गांव के लोग जो होते हैं नॉर्मली खेती किसानी करते हैं, और वहाँ पर जो सिर्फ गांव के लोग कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं, और मछलियों को मछली का पालन भी करते हैं, और अन्य काम जो खाद्य संग्रह, मतलब जो अपना खाना बनाने के अलावा वो लोग प्रकृति से बहुत निकटता रखते हैं। जो हमारी जो अन्य जो विशेषता है वो गांव की, वो ये है कि गांव के जो लोग होते हैं प्राथमिक संबंधों की प्रधानता देते हैं, यानी प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। मतलब ये है कि गांव के जो लोग होते हैं वो गांव में जनसंख्या बहुत कम होती है, तो गांव के जितने भी लोग होते हैं वो रूबरू परिचित होते हैं दूसरे के, मतलब ये फलाने का लड़का है, ये फलाने हैं, या दूसरे जो एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध रहते हैं और घनिष्ठ रहते हैं। उनको उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रहती है कि फला व्यक्ति क्या करता है, फला व्यक्ति रहता कहाँ पर है, और कितने उसके परिवार रिश्तेदार कितने हैं, या ये कहूँ कि उन लोगों के भी जो संबंध जो होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। गाँव में जो लोग रहते हैं इस समय या जो पहले भी रहते हैं वो अगर कुछ जो प्रॉब्लम होती हैं तो वो एक दूसरे में सॉल्व कर लेते हैं और बाहरी किसी का इतनी जल्दी हेल्प नहीं लेते हैं। तो गांव के लोगों की ये बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है कि प्राथमिक संबंधों की प्रधानता देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गांव में ये क्वेश्चन आया भी है चकबंदी लेखपाल में, ये कि गांव में जो जनसंख्या होती है वो 8.8% गांव में आज भी जनसंख्या जो होती है निवास करती है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया था। और जैसे ही अगर हम कहा जाए कि ये तो परसेंटेज हो गया कि 68.8 लगभग 70% के आसपास जनसंख्या जो गाँव में निवास करती है। अगर हम लोग अगर एक नंबर में हम लोग अगर पता करें कि जनसंख्या कितनी निवास करती है, वो 83.3 करोड़ जनसंख्या जो है वो गांव में आज भी निवास करती है। ठीक है। फिर आता है हमारा गांव के प्रकार हमने लिखा नहीं है, इस पे हेडिंग आप डाल लीजिएगा या इसको मैं मिटा दूंगा अभी कि बाद में लिख लीजिएगा कि गांव के प्रकार जो कितने होते हैं, कितने प्रकार के गांव होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। गांव के प्रकार हम लोग इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि पहला जो होता है गैर कृषि वाले ग्राम। गैर कृषि वाले ग्राम वो होते हैं जिनमें लोग मैक्सिमम जो अपना सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे काश्तकार हो गए, शिल्पकार हो गए, और मिस्त्री हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए। ऐसे गांवों में किसान अपनी सेवा इसलिए देते क्योंकि वहाँ की जो कुछ ऐसे भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ की ज़मीन जो होती है वो कृषि योग्य नहीं होती है, तो वो लोग अपने वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा जो होता है वो उपनगरीय गांव होते हैं, उपनगरीय ग्राम। उपनगरीय मतलब बड़े बड़े जो नगर होते हैं, जो उनके आसपास का जो एरिया होता है उसमें वो गांव हमारे क्या कहलाते हैं, वो उपनगरीय ग्राम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ग्राम प्लस नगर दोनों का कल्चर हमारा मिलता है, मतलब जो रहन सहन होता है
वो मिक्स में पाया जाता है। मतलब गाँव के क्योंकि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत असर नगर के रहन सहन का गाँव के लोगों पे पड़ता है, तो इन दोनों में जो कल्चर पाया जाता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो तीसरे टाइप का होता है, जो तीसरी टाइप के जो होते हैं कृषि करने वाले ग्राम, करने वाले ग्राम। यहाँ पर जो कृषि करने वाले ग्राम होते हैं वहाँ पर मेन व्यवसाय जो होता है वो कृषि ही होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका एरिया भी लगभग बहुत कम होता है और इनकी यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम होती है। यह तो इन यहाँ का जो मेन व्यवसाय होता है वो कृषि ही होता है, इसीलिए इसको एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि कृषि करने वाले ग्राम। फिर चौथा टाइप का आता है, जैसे मान लो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो जो फोर्थ टाइप का जो आता है औद्योगिक ग्राम। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक ग्राम में ये होता है, मान लो कोई हमारी किसी भी की कंपनी अगर हमारी जो होती है कंपनी कोई अगर खोल दी जाती है गांव के आसपास के, जैसे मान लो कि कोका कोला की खोल दिया, पेप्सी की खोल गई कंपनी, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं यहाँ के लोग होते हैं उसी में काम करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये ऐसे ग्राम हमारे क्या कहलाते हैं, औद्योगिक ग्राम कहलाते हैं। फिर हमारा जो क्या नाम ग्रामीण परिवेश ग्रामीण परिवर्तन तथा समस्याएं जो होती हैं, गांव के लोगों में कुछ जो समस्याएं होती हैं उनको भी हम लोग बताएंगे। उसको हम लोग लिख लेते हैं कहीं पर, जो ग्रामीण, पहले ही इस टॉपिक को बता देते हैं, ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास एवं परिवर्तन। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ग्रामीण परिवर्तन तथा समस्याएं, गाँव के लोगों के जीवन में जो ग्रामीण परिवर्तन तथा समस्याएं, गाँव के लोगों का रहन सहन, या ये कहूँ कि उन लोगों के बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि ग्रामीण परिवर्तन तथा समस्याएं, पहला क्या है कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन। जो इसका जो पहला आया कि अगर पॉइंट कर सकते हैं, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन या जीने का कल्चर जो औद्योगिकरण, उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात में जो जीवन जीने या जो चेंजेस हुए हैं वो सब अलग अलग होते हैं। मतलब हर गांव का रहन सहन अलग होता है, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अब एक सीमित नहीं रही हैं, उनमें हर इंसान अपना अपना जीवन अपनी तरीके से जीना चाहता है तो और विकास भी करना चाहता है। तो इसमें जो सामाजिक जीवन, जो ग्रामीण जीवन जो लोग रहते थे पहले गाँव में, उस जीवन यापन में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे जो यूथ जनरेशन है वो गाँवों से निकल कर के बाहर आई है और अपने विकास करने के लिए या रोजगार के लिए नगरों में निवास करने लगी है। तो इससे जो है ग्रामीण जीवन में परिवर्तन भी आया है और आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया है कि आर्थिक जीवन में भी जो परिवर्तन आया है वो इस तरीके से आया है कि हर इंसान अब गाँव में भी, जैसे पहले के लोग जो होते थे वो किसानी करने के लिए ज़मींदार से पैसा उधार लेते थे, फिर वो उसका इतना ब्याज हो जाता था कि वो लोग चुका ही नहीं पाते थे। तो अब इस सरकार में जो सरकारें आई हैं इससे पहले स्वतंत्रता के बाद में, तो उन्होंने क्या किया है कि आर्थिक जीवन जीने के लिए कुछ जो योजनाएं बनाई गई हैं वो उनसे अपना उन आर्थिक सुधार कर सकते हैं और अब किसी से उधार लेना या अपनी क्या नाम ज़मीन जो होती है वो गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो आया है हमारा राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के लिए जैसे कहा जाता है कि पहले के लोग जो होते हैं कि अपना जो
जो मुखिया जो चुनने का अधिकार मुखिया का जो पद होता है वो बहुत बड़ा होता था। वो गांव के अन्य लोगों को मतलब अपने अंडर में रखता था, या ये कहूँ कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या हुआ राजनीतिक जीवन में परिवर्तन में कि गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो दबाव में नहीं रहते हैं। वो अब अगर किसी व्यक्ति को चुन कर के लाते हैं तो अपना जो समस्याएं हैं उनको उसके सामने रखते तथा उसको सॉल्व भी करवाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, परिवर्तन जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। मतलब अब कोई भी ग्रामीण जो गांव के जो लोग होते हैं वो किसी के दबाव में नहीं रहते तथा अपनी बात वो स्वतंत्रता पूर्वक रखते हैं। फिर क्या होता है, सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। जो सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन, पहले के लोग जो उनके पास सुनने के लिए या इंजॉयमेंट का या कहूँ कि सांस्कृतिक जीवन जीने के लिए, जैसे कि कुछ लोग पहले टेलीविज़न्स नहीं होती थी तो लोग खेल कूद का काम करते रहते थे। अब क्या है कि क्योंकि जियो के बाद में तो सब हर घर गांव में फ़ोन मोबाइल पहुंच गया, लेकिन उससे पहले जो टेलीविज़न और रेडियो भी आने लगा था उससे भी हम लोग क्या हुआ पूरे भारत से जुड़ने लगे थे, या बाहर में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानने के लिए जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे वो लोग गांव के लोग कनेक्ट होने लगे थे शहरों से। लेकिन जियो के आने के बाद में हर घर में मोबाइल हो गया। अब गांव के लोग पूरी तरीके से ये कहूँ कि पूरे विश्व से या पूरे देश से जुड़े रहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में मैं कुछ मिटा देता हूँ। जैसे उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जैसे जो हेडिंग हमने डाली थी ये वाले, ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास जो हुआ है उसमें विकास एवं परिवर्तन जो हुए हैं उनके बारे में देखेंगे कि हम लोग ग्रामीण समाज में जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन हुए हैं वो किस टाइप के हुए हैं। पहला हुआ है कि जाति प्रथा, जाति प्रथा जो पहले चलती थी, जाति प्रथा में परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन देखिए पहले के लोगों को जो जाति प्रथा बनाई गई थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया था कि जो लोगों की जो जाति है उनके कामों के अकॉर्डिंग है, कि अगर जो लोहे का काम कहा जाता था उसको लोहार कहा जाता था, और जो शिल्पकार यानी जो चुनाई नाई का काम करते थे उनको शिल्पकार कहा जाता था, और सोने का जो काम करते थे उनको सोनार कहा जाता था। तो वो प्रथा हमारी चली आ रही थी कि जो किसी भी इंसान, फिर उसके बाद में जाति प्रथा धर्म के अकॉर्डिंग हो गई कि ऊंच नीच की भावनाएं पैदा होने लगी। उन सब चीज़ों में अब परिवर्तन हुआ है। अब हर जाति का इंसान अपने अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग या अपने अनुभव के आधार पर अपना काम कर सकता है। तो जाति प्रथा में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। लोगों को जो ऊंच नीच जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। हर इंसान अब मिलजुल के रहना चाहता है। दूसरा क्या है, परिवार के कार्यों और आदर्शों में परिवर्तन हुआ है। परिवार के कार्यों एवं आदर्शों में परिवर्तन। परिवार के कार्यों और आदर्शों में परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे भी आज इस समय में कोई भी क्योंकि इस समय जो है वो हर लगभग गाँवों और शहरों में भी जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनने लगे हैं, यानी जिनको हम लोग कहते हैं केंद्रीय परिवार कहते हैं, वो बनने लगे। या हर इंसान जो है अपने अकॉर्डिंग एक सोच बना लेता है कि हमें ये करना है, देन उसके बाद उसको फॉलो करता है। तो अपने आदर्श वो स्वयं बनाता है इस समय में। पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार होते थे, उसमें कहा जाता था कि अगर एक मुखिया होता था कि जो उसने कह दिया वो उसी का पालन करना होता था। तो या एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि परिवार का मुखिया कभी कभी जो होता था कि अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती मनवाने के लिए कहता था। तो अब क्या है कि हर इंसान अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार अपने आदर्श और अपना जीवन जीने का अधिकार रखता है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा जो पॉइंट अभी मैंने बताया है, केंद्रीय परिवारों
का जो जन्म हुआ है। केंद्रीय परिवारों का जन्म मतलब ये होता है कि आज भी हम लोग देखते हैं गाँवों से निकल करके कुछ लोग आते हैं शहरों में अपने रोजी रोटी की तलाश में। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो काम करने लगते हैं, फिर क्या करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को भी बुला लेते हैं और वहाँ पे लोग रहने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मान लो अगर गाँव में उनका 10 लोगों का अगर परिवार था, पापा मम्मी भाई बहन सब लोगों को मिला करके, अब शहरों में क्या हो गया कि 2 या 3 लोगों का परिवार हो गया। तो इससे क्या हुआ, केंद्रीय परिवार मतलब जो छोटे छोटे परिवार पैदा होने लगे, या ये कहूँ कि बनने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जो केंद्रीय परिवारों में ये हुआ कि जब गाँव में खेती जब फसल कटती है तब उसी समय जाते हैं, या अन्य जो रिश्तेदारी शादियों में होता है तभी जाते हैं। इससे भी हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। या ये कहें कि जो न्यूक्लियर जो फैमिलीज़ हैं उनमें एक तरीके से भी सही भी हैं और गलत भी हैं। गलत हम कह नहीं सकते क्योंकि ये हर इंसान अब शहरों में रोज़गार खोजने के लिए आता है, खोजने के लिए आता है। तीसरा क्या है, हमारा जो बाल विवाह के दृष्टिकोण में परिवर्तन। बाल विवाह के दृष्टिकोण में परिवर्तन। विश्व में भारत में 40% शादियां अभी भी बाल विवाह में होती हैं, और भारत में 49% अभी भी शादियां जो लड़कियों की होती हैं यानी बालिकाओं की, वो 18 साल से कम की एज में हो जाते हैं। बाल विवाह में हो जाती थी। अब क्या हुआ है कि अब जो लोगों का जो दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगा है। नगरों में बाल विवाह को गलत माना जाता है, अब धीरे धीरे जो सुधार आ रहा है, और अब सरकार ने एज भी हमारी बढ़ा दी, 18 से 21 साल कर दी है, तो उससे और भी सुधार आएगा। क्योंकि बाल विवाह में एक दिक्कत ये हो जाती है कि लोग अनमेच्योर रहते हैं, कि परिवार की जिम्मेदारी संभालने की अभी समझ नहीं होती है, उससे चीज़ें बिगड़ती हैं और लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और ज़्यादातर जो जिम्मेदारियां वो नहीं उठा पाते हैं, या ये कहूँ कि उतनी समझ नहीं होती है कि जिम्मेदारियों को चला सकें। फिर हमारा आता है कि जब हमारा जो परिवर्तन हुआ वो विधवा पुनर्विवाह में परिवर्तन, विधवा विवाह की सोच में परिवर्तन। विधवा पहले तो होता था कि क्या नाम, जब कोई किसी स्त्री का जो किसी स्त्री का अगर पति कोई ख़त्म हो जाता तो उसको सती प्रथा के समय में उसको उसी की चिता पे रख दिया जाता था। जब सती प्रथा धीरे धीरे ख़त्म हुई तो उसके बाद में क्या हुआ कि विधवा अगर किसी भी स्त्री का पति अगर ख़त्म हो जाता तो उसको एक अलग नज़र से या अलग समाज की सोच में रखा जाता है कि उसको किसी भी शुभ काम में नहीं बुलाते थे, या अलग अलग धारणाएं बनी हुई थी। लेकिन अब क्या होता है कि हर इंसान को दोबारा जीवन जीने का अधिकार होता है। तो उसकी सोच में जो परिवर्तन आया है, विधवा पुनर्विवाह के सोच में जो परिवर्तन आया है वो बहुत अच्छा है, कि मतलब हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सकता है। जो चौथी होती है कि जातियों के जो कार्य होते हैं उसमें जो परिवर्तन आया है, के कार्यों में परिवर्तन। जातियों कार्यों में परिवर्तन ये होता है कि पहले के जो लोग थे वो एक अगर किसी पर्टिकुलर जाति में जन्म लिया है तो उसके काम डिसाइड थे। जैसे अगर लोहार के घर में जन्म लेने वाला इंसान लोहे का काम करता है, और सुनार के घर में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति वो सुनार का काम करता था, और जो अलग अलग जो काम होते थे वो पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते थे कि आपको ये काम करना है। लेकिन अब कोई भी इंसान अपने कौशल के अकॉर्डिंग या क्या नाम अपने इच्छा के अनुसार स्टार्ट कर सकता है।
बहुत सारे लोग अपनी अपनी लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो निम्न जातियों के जो लोग थे वो पढ़ लिख करके ऊंची ऊंची पोस्ट पर जॉब करने लगे, तो उनमें जीवन में भी परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों के जो परिवर्तन हुए वो गांव के लिए बहुत अच्छे हुए। जो अगला जो परिवर्तन हुआ वो हमारा स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, भारत में जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो शुरू से अच्छी नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग पहले के जो लोग थे वो स्त्रियों को पढ़ने या आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते थे। लेकिन अब जो है सरकार ने कुछ जो नियम बनाए हैं उनसे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। जैसे गांव में आज भी देखते होंगे कुछ जो प्रधानी की जो सीटें लड़ी जाती हैं उनमें हमारा महिला का सीट फिक्स कर दी जाती है, तो ये एक बढ़िया पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो महिलाओं की जो है वो 33% आरक्षण भी दे दिया गया है। तो इससे जो महिलाओं के जीवन में बहुत परिवर्तन आया हुआ है और ये मतलब उनकी स्थिति में जो थोड़ा जो सुधार आया है वो 2-3 चीज़ों से, महिला जो कुछ नियम बनाए गए हैं उनकी वजह से और जो कुछ आरक्षण मिला है उनकी वजह से भी। तो इस वीडियो में दोस्तों देखा हम लोगों ने गांव की परिभाषाएं और गांव के जीवन में जो परिवर्तन और जो शर्तें लागू हुई हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी है। आज से मैंने पूरा सेटअप बना लिया है। आज से रेगुलर जो हमारी यूट्यूब पे इस चैनल पे हिंदी की भी क्लासेस पढ़ेंगी और जीएस की भी क्लासेस आने लगी और 1 या 2 दिन में हम मैथ्स की क्लास भी उसकी बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इसी चैनल पे आप लोगों को डालते रहेंगे। ये जो वीडियोस हैं इनका कोई चार्ज नहीं, हम निःशुल्क पढ़ाते रहेंगे इस चैनल पे आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आगे जो कमेंट या जो अन्य जो सब्जेक्ट अगर आप लोग अगर पढ़ना या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में करिएगा, हम उसको पढ़ेंगे। अगर जो सुधार करने वाला होगा वो हम इस वीडियो में करेंगे। या और जो अन्य आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर के, जैसे CHSL का फॉर्म इस समय आया है, CGL का जो आया है और ग्रुप डी के आने वाले हैं एग्ज़ाम आने वाले हैं और NTPC का भी एग्ज़ाम में होगा कुछ महीनों बाद में। तो आप जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी टॉपिक या जिस भी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो में आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, हम उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट्स पे हम वीडियो लाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे जो वीडियोज़ हम डालते रहें उनका अपडेट आपको मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।